Assalamu alaikum. It's Dr. Asma here, and you people must be fine at home. It's very hot outside. आप लोग घर में रहिए और सुकून से अपनी पढ़ाई करो और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम 3 मेन कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। एक तो मसल ब्लड फ्लो, कि नॉर्मल कितना होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसमें क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नेक्स्ट जो है ना, हम कॉर्नरी ब्लड फ्लो डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड विल डिस्कस द इस्केमिक हार्ट डिजीजेज, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना वगैरह है, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज द ब्लड फ्लो रेगुलेशन इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रेस्ट क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग मसल्स द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, ठीक है। 3 to 4, अगर नॉन एथलीट्स जो होते हैं उनमें ब्लड फ्लो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, और जो एथलीट्स होते हैं, जो वेल बिल्ट होते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है, तो उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ना, 3 to 4 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम्स ऑफ मसल जो है ना, वो नॉर्मली होता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस या इन एथलीट्स ये होता है 25-50 फोल्ड तक इंक्रीज कर जाता है। ये 100 to 200 मिलीलीटर, यानी जो 3 to 4 मिलीलीटर पर मिनट नॉर्मली जो है ना वो सप्लाई हो रहा होता है, वो 100 to 200 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ मसल, यानी एक क्वांटिटी है मसल की 100 ग्राम्स, उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया है कि उस 100 ग्राम्स में से पर मिनट कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका डिफरेंस पता है। पीक ब्लड फ्लो बाय पीक कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये 400 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम तक का मसल ये जा सकता है। सो नॉन एथलीट्स में भी कम राइज होता है, जबकि जो एथलीट्स होते हैं, जो वेल बिल्ट होते हैं, उनमें जो मसल ब्लड फ्लो, स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। During muscle contraction, initially the blood flow increases but returns to normal in next few minutes. Due to compression of the vessels during muscle contraction, blood flow almost stops and weakens the contraction. ठीक है, होता यह है कि मसल कंट्रैक्शन जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल ब्लड फ्लो जो है ना वो तो इंक्रीज कर देता है, लेकिन जब मसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो जो वेसल्स के बीच में आ जाती हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन बिटवीन द मसल फाइबर्स, वो जो है कंप्रेस हो जाती हैं। सो उसमें ऑलमोस्ट ब्लड सप्लाई जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह से जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो उनकी कंट्रैक्शन जो होती है ना वीक हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है। सो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन होता ये है कि ब्लड फ्लो जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है इन दोज मसल फाइबर्स, और लेकिन वैसे जनरली इंक्रीज कर जाता है ब्लड फ्लो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द न्यू कैपिलरीज। अब कैपिलरी चैनल्स भी जो होते हैं, जो पुराने बंद होते हैं, तो वो नेटवर्क वो भी एक्सरसाइज के दौरान वो चैनल्स भी खुल जाते हैं ताकि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हो टू द मसल्स, ठीक है। अब ये है, इसमें ये दिखाया आपको कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ना वो मसल ब्लड फ्लो कितना इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। रिदमिकल एक्सरसाइज में ये ब्लड फ्लो कितना, आप देखिए कि नीचे कितना कम है बिफोर द कंट्रैक्शन, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना बढ़ गया, और एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट कम्स बैक टू द नॉर्मल। दिस इज अ पैटर्न ऑफ द काफ मसल्स। उसके बाद है ये, इसको हाउ इट इज रेगुलेटेड। इसकी 2 टाइप की रेगुलेशन होती है, एक तो लोकल रेगुलेशन होती है और दूसरी जनरल नर्वस सिस्टम से जो रेगुलेशन हो रही होती है। लोकल रेगुलेशन में होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन यूसेज बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन यूसेज बढ़ेगी और उसको न्यूट्रिशन भी सप्लाई होनी है ज़्यादा फॉर द टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन, तो और जो आर्टेरियो जो होते हैं वो भी डायलेट कर जाते हैं इसमें, क्योंकि इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए। और उनकी वॉच होती है, दे कैन मेंटेन देयर टोन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक तो वैसे भी डायलेट हो जाती है, दूसरी चूंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है तो उनके स्मूथ मसल है वो भी रिलैक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से तो आर्टेरियो जो है ना वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। ये एक इसका लोकली एक इफेक्ट होता है ऑफ द मसल मसल कंट्रैक्शन। दूसरा ये होता है कि सर्टेन वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं लोकली। Adenosine is one of them. ये रिलीज होती है ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, बट इट कैन नॉट मेंटेन द वेजोडाइलेटर इफेक्ट फॉर लॉन्ग, अबाउट 1 to 2 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो दूसरे वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एटीपी जो है वो रिलीज होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर ऑल वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो कि उस एरिया में वेजोडाइलेशन कर देते हैं जहाँ पे मसल कंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, एक्सरसाइज के दौरान वो मसल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नर्वस कंट्रोल जो होता है ना, थ्रू सिंथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर नर्व्स के थ्रू इसको ब्लड सप्लाई होती है, और वो एक
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जिसको हम नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं एट देयर नर्व एंडिंग्स व्हिच कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो फ्रॉम 1/2 to 1/3 व्हेन द मसल इज एट रेस्ट। ठीक है, यानी अगर नॉर्मली वो नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होती है फ्रॉम द स्केलेटल सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, तो वो ब्लड फ्लो को 3 to 4 1/3 तक उसको डिक्रीज कर देता है ड्यूरिंग सिवियर एक्सरसाइजेज। एड्रिनल मेडुला जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज करता है और एपिनेफ्रिन भी रिलीज करता है। अभी दो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है ना वो वेसोडाइलेटर होता है। नॉरएपिनेफ्रिन ने अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्साइट करना है जो कि कंट्रैक्शन ऑफ द मसल करवा रहे होते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। और एपिनेफ्रिन जो है ना वहाँ से जो रिलीज होता है वो जाके स्टिमुलेट करता है बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को। आपने ये याद रखना है कि नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है। जो एपिनेफ्रिन है वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और उन्होंने वेसोडाइलेशन करवानी है। अब सीरियस चेंजेस क्या होती है, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस क्या आ रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैस डिस्चार्ज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलस जो है ना आना शुरू हो जाता है टू द मसल्स। दूसरे ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाती है, सो दैट टू सप्लाई मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी मसल। अब जो मैस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है उसका इफेक्ट क्या होता है। एक तो हार्ट रेट स्टिमुलेट होता है, हार्ट स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ पंप द ब्लड हार्ट की दोनों इंक्रीज कर जाती है। ये आपको पता है सिंपैथेटिक का ये इफेक्ट है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज सिंपैथेटिक डिस्चार्ज एंड इनहिबिशन ऑफ द, इसमें क्या होता है, एक तो सिंपैथेटिक की स्टिमुलेशन हो रही है और पैरासिम्पैथेटिक की इनहिबिशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट हो जाएगा यानी उसका जो स्लोइंग इफेक्ट ऑफ द हार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और जो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल को कम करता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है उसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट थे ऑन द सिंपैथेटिक सिस्टम वो खुद ही इनहिबिट हो जाते हैं और सिर्फ जो काम रह जाता है वो सिर्फ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का रह जाता है। ठीक है, blood flow to the exercising muscle is increased due to local vasodilator effect while arterioles of रेस्ट ऑफ द बॉडी दे आर कंस्ट्रिक्टेड। होता क्या है कि जो वो मसल जहाँ पे कि कंट्रैक्शन हो रही है उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। बाकी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की से बाकी जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सो दैट कि वहाँ से भी जो ब्लड है वो भी सारा वो एक तरह से बोरो कर लें और उसको ले जाएं इनटू द कंट्रैक्टिंग मसल्स। ठीक है, और सो देयर इज एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो टू द मसल अप टू 2 लीटर्स पर मिनट। 2 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से जो ब्लड फ्लो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, देयर इज नो वेसोकंस्ट्रिक्टर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब होती है तो इसका सब पूरी बॉडी में सब तरफ जो है ना वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है, लेकिन 3 जगह जहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट नहीं होता वो होता है, एक तो जो स्केलेटल मसल जो कंट्रैक्ट कर रहे हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ नहीं होता। दूसरा जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं वो वेसोकंस्ट्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता उसको। तीसरा सेरेब्रल ब्लड वेसल जिन्होंने ब्रेन को सप्लाई करना है, ऑब्वियसली ये 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं तो इनकी ब्लड सप्लाई को हम जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज वेसोकंस्ट्रिक्शन टू द वेन्स कॉजिंग इंक्रीज्ड मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। अब एक तो जो है ना टोन इंक्रीज कर जाती है आर्टेरियोल्स की, तो टोन इंक्रीज कर जाती है वेन्स की भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। जब वेन्स की टोन इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये है कि उन पर भी समवॉट वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट आ जाता है, तो अंदर जो उसकी टोन इंक्रीज होने से जो ब्लड होता है विद इन द वेन्स उसका मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज करता है। जब भी मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज करता है इसका मतलब होता है कि वीनस रिटर्न इंक्रीज होने लगा। ठीक है, सो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। दूसरा क्या इफेक्ट होता है सीवीएस पे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर इन एक्सरसाइज ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। Increased arterial pressure is due to the vasoconstriction of the arterioles and the metaarterioles. Small arteries जो होती हैं और arterioles वो constrict कर जाती हैं तो सारा जो blood there returns to the heart. तो blood pressure towards in the vessel जो है ना वो increase कर जाता है। Increased pumping activity of the heart ज़ाहिर है तो resistance forward तो pumping activity भी बढ़ जाती है। This is all under the influence of sympathetic discharge. इंक्रीज मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बाय द वीनस कंट्रैक्शन, यानी वो जो इफेक्ट सिंपैथेटिक का पहले हो रहा है उससे एक और इफेक्ट हो जाता है यानी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। अब ये ब्लड प्रेशर का जो इंक्रीज है वो रेंज होता है फ्रॉम 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी हो सकता है अप टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी हो जाता है इंक्रीज। और उससे मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो बढ़ के 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी जा सकता है। इट हैपेंस इन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ, ये उस किस्म की एक्सरसाइज होती है कि जब एक बंदा जो है ना वो लेटर पे खड़ा है और सिर्फ नेल को हिट कर रहा है, ठीक है, कोई कील लगा रहा है, उसमें भी जो है
ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द एक्सरसाइजिंग मसल इतना इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा जो बहुत सवियर एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे कि रनिंग है, स्विमिंग है, तो उसमें जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बढ़ता है। क्यों इतना? आप देखिए कि पहले जब कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो 20 to 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। वजह इसकी क्या होती है कि एक जो एक्टिव मसल्स होते हैं ना वहाँ पे लोकली वेजोडाइलेटर्स भी रिलीज होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उनमें वेजोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और देयर इज मोर ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। सो उससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर जनरली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। सो इन जो माइल्ड एक्सरसाइज होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू द सिवियर एक्सरसाइजेज, जिसमें कि ब्लड प्रेशर यूजुअली 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक ही बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू लोकल वेजोडाइलेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या होती है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? अब इसमें देखिए कि एक नॉर्मल है, ये जो नीचे नजर आ रहे हैं आपको, जो रेड में है वो आपको आर्टीरियल और वीनस जो है ना वो नजर आ रहे हैं। नीचे ब्लैक में है कि नॉर्मल है, आर्टीरियल और जो कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न कर्व्स, ठीक है, जो ब्लैक है, ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ए पे, जहाँ पे राइट आर्टीरियल प्रेशर जो है ना वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता क्या है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इट कैन रीच अप टू 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 25 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। और जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वेन्स का वो भी बढ़ जाता है और वो +20 तक चला जाता है, और वो भी वीनस रिटर्न भी जो है ना वो भी बढ़ जाता है विद रेफरेंस टू इट। और ये दोनों जहाँ पे कंसाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको यहाँ से देखेंगे तो ये बी पॉइंट बी पे एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, और अगर आप नीचे इसको भी यू ड्रॉप इट डाउन तो आप देखिए यहाँ पर राइट एट्रियल प्रेशर भी 4 तक मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक चला जाता है, लेकिन जो सिस्टेमिक जाता है वो आप देखिए 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक चला जाता है, ठीक है। उसका फायदा ये था कि वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द राइट एट्रियल प्रेशर और मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, वीनस रिटर्न भी बढ़ता है, राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल टू सप्लाई मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एक्सरसाइजिंग मसल। दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड फ्लो इन द स्केलेटल मसल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट जो हमारे सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस बेचारे को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? उसको भी तो चाहिए ना ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए जो सिस्टम है, दो स्पेशलाइज्ड वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड कोरोनरी वेसल्स, ठीक है। दो होती हैं कोरोनरी वेसल्स, ये आप देखिए डायग्राम में, दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी। दिस इज द एओर्टिक वेल्व होती है, ये यहाँ पर एओर्टिक वेल्व है जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में जा रही है, आर्च ऑफ एओर्टा जैसे फिर आगे फर्दर ब्रांचिंग री ब्रांचिंग होते याद, ठीक है। The left coronary artery supplies mainly the anterior and left lateral position of the left ventricle, ठीक है। अब आप लेफ्ट जो है ना आर्टरी देखिए कि ये आगे एंटीरियर पोर्शन, अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके वो एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रही है और लेटरल साइड पे जो साइड पे एरिया है इसका, ठीक है, यानी पीछे के एरिया को नहीं सप्लाई कर रही। पीछे की सप्लाई कहाँ से जा रही है? ये जो राइट आ रही है हमारी कोरोनरी आर्टरी, ये अब सप्लाई कर रही है पूरे एंटीरियर सरफेस को राइट साइड पे। फिर उसके बाद इसमें से एक ब्रांच आ रही है, आप देखिए पीछे जा रही है, ये पीछे जाके राइट साइड को भी सप्लाई करती है और जो लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर पार्ट है उसको भी सप्लाई करती है ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। The left coronary artery supply mainly the anterior and the left lateral portions of the left ventricle, or the right coronary artery head that supplies most of the right ventricle as well as the posterior part of the left ventricle in 80 to 90% of people, ठीक है। यानी ज्यादातर काम जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी ने संभाला हुआ है, ठीक। उसके बाद कहता है मोस्ट ऑफ द कोरोनरी venous blood flow from the left ventricle muscle returns to the right atrium of the heart by way of the coronary sinus, which is about 75% of the total coronary blood flow। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये तो आर्टीरियल सप्लाई हो गई, अब जो वेनस सप्लाई है वहाँ से हार्ट की वो कहाँ जा रही है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा मेनली जो ब्लड वेनस साइड है वो जाके कोरोनरी साइनस होती है इन द रीजन, और कोरोनरी साइनस में ड्रेन करता है, कोरोनरी साइनस जो है ना वो जाके फिर
डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाती है। तो 75% जो है ना वो कॉर्नरी ब्लड फ्लो थ्रू द coronary sinus जो है ना वो ड्रेन हो जाता है into the right atrium. Most of the coronary venous blood flow from the right ventricular muscle return through the small anterior cardiac veins that flow directly into the right atrium, not by way of the coronary sinus. अब right side पे क्या होता है कि right के जो होता है right ventricle वहाँ का जो venous return है वो पहले anteriorly आता है to the smaller veins और फिर उन veins से जो है ना वो directly जो है ना वो drain हो जाता है into the right atrium. बजाय इसके को पहले कॉर्नरी साइनस में जाए उसका ब्लड और फिर वो राइट एट्रियम में जाए, यहाँ से डायरेक्टली राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉर्नरी वेनस ब्लड आल्सो फ्लोज बैक इनटू द हार्ट थ्रू वेरी स्मॉल माइन्यूट थेविसियन वेन्स व्हिच एम्प्टी डायरेक्टली इनटू ऑल चेंबर्स ऑफ द हार्ट। छोटी छोटी वेन्स जो इधर उधर होती हैं पड़ी हुई, जिनको थेविसियन वेसल्स कहते हैं, थेविसियन वेन्स कहते हैं, तो वो वहाँ से जो रिटर्न होता है वीनस रिटर्न, वो किसी डायरेक्टली किसी एक अकेले में जाके नहीं ड्रेन होता, बल्कि वो सारे ही चेंबर्स में जो है वो अपने वीनस ब्लड को ड्रेन कर देती हैं और वहाँ से रिस्पेक्टिवली जो मेन वेसल जा रही है, मेन वेन जा रही है, आइदर थ्रू द कॉर्नरी साइनस वो जाके राइट एट्रियम में चली जाती है या डायरेक्टली फ्रॉम द वेन्स टू द राइट एट्रियम चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आर्टेरियल एंड द वीनस सप्लाई ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या होता है, द मेन कॉर्नरी आर्टरीज दे लाई ऑन द, जो मेन आर्टरीज पड़ी हैं आपने देखा है जैसे कि डायग्राम में बताया, वो आगे फ्रंट पे ही पड़ी होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। स्मॉलर आर्टरीज, अब यहाँ से क्या होता है, अब ये तो ऊपर सरफेस पे पड़ी हुई है, तो जो अंदर का एरिया है वहाँ पर कैसे जाती हैं, द स्मॉलर आर्टरीज दे पेनिट्रेट फ्रॉम द सरफेस इनटू द कार्डिक मसल मास, ठीक है। सरफेस पे से वो जाती हैं और कार्डिक जो मसल होता है उसमें वो पेनिट्रेट करती हैं और जो अंदर जो लो अंडरलाइंग मसल्स हैं वो उनको सप्लाई करती हैं। It is almost entirely through these arteries that the heart receives its nutritive blood supply, ठीक है। मेनली ये जो आर्टरी जो पेनिट्रेट कर रही हैं, इनके थ्रू मेनली जो है ना सारी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाती है। जो मेन आर्टरीज हैं उनका काम ये है कि वो ऊपर रहती हैं और वहाँ से वो ब्रांचेस देती हैं, वो ब्रांचेस अंदर मसल्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और वो जाके मेनली न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं टू द डीपर मसल ऑफ द हार्ट और फॉर देयर activities, ठीक है। Only the inner 1/10 millimeter of the endocardial surface can obtain significant nutrition directly from the blood inside the cardiac chamber, so that this source of muscle nutrition is minuscule. अब होता है क्या, अंदर ब्लड भी तो पड़ा हुआ है हार्ट के, ठीक है ना, तो वहाँ से क्यों नहीं न्यूट्रिशन ले लेता, तो सिर्फ 1/10 पोर्शन ऑफ द एंडोकार्डियल सरफेस होती है, जो अंडरलाइन जो अंदर की लाइनिंग है हार्ट की, वो एंडोकार्डियम जो है वो वहाँ से सिर्फ 1/10 पोर्शन जो है ना उसका होता है, जो डायरेक्टली जो ब्लड फ्लो कर रहा है विद इन द चेंबर्स, वो वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन सप्लाई ले लेती है। यानी उसका जो पोर्शन है वो बहुत ही कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। मेन जो सप्लाई आ रही है ब्लड सप्लाई वो थ्रू कॉर्नरी वेसल्स आ रही है, ठीक है। ये देखिए इसमें ऊपर जो है एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरी जो कि सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली, ये सारी, और बीच में कार्डिक मसल है। इसमें देखिए अंदर आके इसमें वेसल जो है ना वो अंदर आती है इधर और ये ड्रेन होती है और ये ब्रांचिंग होती जाती है और सप्लाई करती है। ये सब एंडोकार्डियल आर्टेरियल प्लेक्सिस है। यहाँ पे ऊपर से तो देखें बहुत कम आ रही है, ये जो है कुछ यहाँ से ले लेती हैं और थोड़ा जो ब्लड बीच में हार्ट के अंदर फ्लो कर रहा है तो वहां से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली कॉर्नरी ब्लड फ्लो होता किस तरह है? The resting coronary blood flow in the human being averages about 225 milliliters per minute, यानी coronary blood vessels में पर मिनट जो ब्लड फ्लो करता है दैट इज 225 मिलीलीटर आउट ऑफ 5000 ml, जो कि पूरा कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। इट इज अबाउट 4 to 5% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस द वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट में इंक्रीज फ्रॉम 6-fold to 9-fold, ठीक है। यानी जो ब्लड सप्लाई है टू द हार्ट को इंक्रीज कर जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज फ्रॉम 6 to 9-fold तक। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज द कॉर्नरी ब्लड फ्लो इंक्रीजेज 3 to 4-fold। अच्छा, अब क्या है, वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट, जो मसल एक्टिविटी है वो तो 6 to 9-fold इंक्रीज करी है, लेकिन जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो सिर्फ 3 to 4-fold इंक्रीज किया। इसका मतलब है कि जितना वर्क आउटपुट है या वर्कलोड है उसके हिसाब से तो कॉर्नरी ब्लड फ्लो बहुत कम है, ठीक है। दिस इंक्रीज इज नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन द वर्कलोड। The ratio of energy expenditure by the heart to the coronary blood flow increases, यानी क्या होता है कि जो एनर्जी रेशियो ऑफ यूटिलाइजिंग द एनर्जी बाय द हार्ट वो इंक्रीज कर जाती है। यानी
जो कम ब्लड भी है उसमें से भी वो ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर्स ले लेता है अपने, ठीक है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट कि जिससे वो कम ब्लड फ्लो पे भी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है ना वो अपने बढ़ा के और कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द ब्लड वो ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। This is the efficiency of the cardiac utilization of energy increases to make up for the relative deficiency of the coronary blood flow. ये जो है ना ये efficiency of the heart है जिसकी वजह से वो जो deficiency of the coronary blood flow है उसको compensate कर लेता है और towards the heart, ठीक है, which is as the coronary blood supply is less as compared to the workload on the heart, ठीक है। normal blood supply में ये यानी 225 ml तो normal है, 4 to 5% ऑफ द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है। एक्सरसाइज के दौरान जो मस्कुलर वर्कलोड है वो 6 to 9 फोल्ड इंक्रीज करता है, लेकिन कॉर्नरी जो सप्लाई है वो 3 to 4 फोल्ड ही इंक्रीज करती है। तो उससे होता है ये है कि चूँकि ये कम सप्लाई हो रही है उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट का अपना जो है ना एनर्जी यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म जो है ना वो इफेक्टिव हो जाता है। तो वो अपने एक्सपेंडिचर जो है ना बाय द एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम अ लिटिल अमाउंट ऑफ द ब्लड वो ले लेता है, और ये जो है ना दिस इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म और एफिशिएंसी होती है ये कार्डियक मसल की, ठीक है। Now this is a graph which represents the what happens in the blood flow in the coronary capillaries. सिस्टोलिक में जो coronary blood vessels हैं उनमें ब्लड किस तरह फ्लो करता है, डायस्टोलिक में क्या करता है। सिस्टोलिक में क्या होगा, आप देखिए कि अब ये दिखाया है इन्होंने वाई एक्सिस पे coronary blood flow है 100, 200, 300 ml, नॉर्मल कितना है 225 ml, ठीक है। और ये जो है ना ये दो फेजेस हैं, सिस्टोलिक फेज है और ये डायस्टोलिक फेज है। ये ब्लड फ्लो हुआ है सिस्टोलिक फेज में, क्या हुआ है ड्रॉप कर गया। क्यों ड्रॉप कर गया है कि सिस्टोलिक फेज में मसल्स जो होते हैं ना कार्डियक मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके दरमियान में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी और जो है ब्लड फ्लो उनमें से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ना जैसे ही डायस्टोलिक स्टार्ट होती है मसल्स रिलैक्स करते हैं ऑफ द हार्ट और द चेंबर्स ऑफ द हार्ट। जब वो रिलैक्स करते हैं तो वहाँ से ब्लड फ्लो जो है ना वो उनमें इंक्रीज करना शुरू होता है। पहले बहुत ज़्यादा बढ़ता है, देन इट कम्स बैक टू द एवरेज लेवल, ठीक है, 225 ml। सो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेजेस के दौरान जो कोरोनरी ब्लड फ्लो में चेंजेस आते हैं ये है। अब कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना उसका कंट्रोल क्या है, हाउ इट इज कंट्रोल। एक तो इसका लोकल कंट्रोल है और दूसरा इसका नर्वस कंट्रोल है। नर्वस कंट्रोल डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। अब लोकल कंट्रोल कैसे हो रहा है, लोकल कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिमांड एज अ मेजर फैक्टर फॉर द दिस इज अ मेजर फैक्टर फॉर द लोकल कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। 70% ऑफ द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। Local vasodilator substances are produced under the effect of decreased oxygen, which increase the blood flow as oxygen demand increases. होता क्या है तो नॉर्मली जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो कोरोनरी ब्लड फ्लो के थ्रू ही इसको सप्लाई होती है, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज द मेन डिटर्मिनेंट, यानी जितनी ऑक्सीजन डिमांड होगी उसके हिसाब से कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है या वर्कलोड ऑन द हार्ट इंक्रीज कर जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होता है वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस बन जाते हैं उसके अंदर विच आर रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल। अब इसमें जो मेन जो है वो होते हैं एडिनोसिन कंपाउंड्स, एटीपी वगैरह होते हैं। अब होता है कि एटीपी जो है ना वो ब्रेक डाउन होकर एडीपी में कन्वर्ट, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और फिर वो ब्रेक डाउन होकर सिर्फ एडिनोसिन बन जाती है जो कि रिलीज हो जाती है इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। उसके अलावा पोटेशियम आयंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब जैसे ही ब्लड फ्लो कम होता है तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है तो उससे जो कार्डियक इरिटेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। फिर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस के तौर पर इफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ब्रेडिकिनिन होता है, एंड पॉसिबली द एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं जो कि इंक्रीज करवा देती हैं ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है नर्वस कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है ना वो आता है फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज फ्रॉम द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन होते हैं, सिंपैथेटिक से कौन से आते हैं, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन आते हैं, ठीक है, या नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक से एसिटाइलकोलिन आता है, ठीक।
एसिटाइल कोलिन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हार्ट, और जो होते हैं सिंपैथेटिक के एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उनका स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन उसका डायरेक्ट जो है ना एक्साइटेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है कंट्रोल, वो थ्रू द लोकल वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस के थ्रू होता है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द थ्रू नर्वस रेगुलेशन से वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो है ना वो रिलीज होते हैं। दिस इज मोर मार्क, यानी कि इसका इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक ने भी पैरासिम्पैथेटिक ने भी अपना जो इफेक्ट करना है दैट इज थ्रू वेजोडाइलेटर एंड वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस की करना है, ठीक है। दिस इज द नर्वस कंट्रोल ऑफ द coronary arteries. Now we come to the very important topic जो कि आपके एग्जाम में भी आ जाता है, इस पे फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से, और इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, नोट भी आते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक क्या होता है? इस्कीमिया इज अ स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो हार्ट डिजीजेस जो कि होती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। It results from the insufficient coronary blood flow. ज़ाहिर है insufficient coronary blood flow होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। Some deaths occur suddenly due to the acute coronary occlusion or fibrillation of heart. अब होता क्या है, कोई भी अटैक होता है, this includes all the जिसको हम आम जुबान में हार्ट अटैक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर सडन ऑनसेट हो, बहुत सवेयर हो, तो एकदम से भी डेथ हो जाती है उसकी बंदे की, इस वजह से कि उसमें एकदम से कॉर्नरी ऑक्लूजन होती है, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स एकदम से बंद हो गई ड्यू टू एनी रीजन, और ब्लड सप्लाई नहीं जा रही टू द हार्ट, और हार्ट जो और हार्ट को नहीं जा रही तो पंपिंग नहीं हो रही, तो ब्रेन को भी नहीं जा रही, सो इट रिजल्ट्स टू द ब्रेन एंड द हार्ट डेथ हो जाती है, ठीक है। फिब्रिलेशन ये कि या तो हार्ट जो है ना वो इतना तेजी से पंप कर रहा है, इतनी हाई स्पीड पे पंप कर रहा है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। जब वो नेग्लिजिबल होगी, इसका मतलब ये है कि टू द ब्रेन जो मसल ब्लड सप्लाई है दैट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। सो जो एक्यूट डेथ होती हैं इन द इस्केमिक हार्ट डिजीज वो दो वजह से हो सकती हैं, कोरोनरी ऑक्लूजन की वजह से या फिब्रिलेशन की वजह से। दूसरी डेथ जिसमें कि वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है और वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स जो होते हैं वो इसलिए हो जाती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हार्ट मसल सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं जा रही, कॉर्नरी वेसल्स में और उसके सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो होता यह है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो मसल जो है ना वो वीक होते चले जाते हैं, और जो पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है वो भी स्लो होती जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना कॉज है दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हमारे आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। और क्यों इतनी हार्ट डिजीजेस हैं, क्यों इतने ज़्यादा पेशेंट जो है ना सडन जो है ना कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं, कुछ है जिनका पता भी नहीं चलता कि पहले कोई उनकी प्रीवियस हिस्ट्री थी या नहीं थी। वो इसीलिए होता है कि उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस बने होते हैं अंदर जिनका पता ही नहीं होता हमें, ठीक है। और ये होते क्यों हैं? इसमें या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कि या कि फैमिली में रन करता है, आपने देखा किसी फैमिली में हार्ट डिजीज सब्सिक्वेंटली होती ही हैं, या तो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है, या किसी कोई ओबीस बंदा है, ओवरवेट है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जैसे आप लोग आजकल घर में पड़े हुए हैं, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना कोई उठता है, ना कोई बाहर निकलता है, ना कोई बिस्तर से उठने की कोई तौफीक नहीं करता, ठीक है ना, सारे पड़े होंगे, अभी भी सारे लेटे होंगे, ठीक है। तो ये है कि दैट इज द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरे क्या करते हैं, जाके जंक फूड खा लेते हैं, बर्गर खा लिए, शवरमा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, पिज्जा खा लिए, ऑल दोज डाइट्स जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका डिस्टर्ब करती हैं, आपका वेट इंक्रीज करती हैं, आप सारे वो काम कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लड़के तो माशाल्लाह से बीच में स्मोकिंग भी करते हैं, उनको क्या कहा जाए। एंड दे हैव क्या, वो लोग जो होते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, आप देखिए फैमिली में भी जो हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है वो फैमिली में रन करती है, ठीक है। जो और कुछ जो है ना फैमिली में रन करती है डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड होता है कि इसमें सारी ये जो हमने अपने वेट बढ़ाया होता है, हमने खा पी के बैठे होते हैं सुकून से, और ऊपर से हमारी जेनेटिक डिस्पोजिशन भी हो, तो रिजल्ट क्या होता है उसका कि जो हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है उसकी एंडोथेलियम होती है, उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये फिर जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होता है ये बाद में फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम डिपॉजिट होती है, और वो कैल्सिफिकेशन होती है यानी अच्छा खासा एक प्लाक बन जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे इतने डैमेजेस करने हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है।
प्रोट्रूडिंग इन द वेसल ल्यूमेन एंड ब्लॉक देम। क्या होता है, क्या है, अब ये एक प्लाक बन गया एंडोथेलियल सरफेस के नीचे। ये क्या करता है, ये ज़ाहिर है इसने मसल में तो नहीं जाना है, ये जब बढ़ जाता है तो प्रोट्रूड कर जाता है विद इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल। जो वेसल का अंदर का पोर्शन है उसके अंदर ये आ जाता है, बढ़ जाता है, और अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस वेसल को ये ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, सो कॉर्नरी वेसल ब्लॉक हो जाती है समहाउ। कॉमन साइट्स जो है ना जहाँ पे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन सकता है वो होते हैं कि जो मेजर कॉर्नरी वेसल्स हैं उनका फर्स्ट फ्यू मिलीमीटर का जो एरिया होता है उसमें जो है ना एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन क्या होती है। ठीक है, इट अकर्स इन द पेशेंट्स ऑलरेडी हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। देखा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिनमें पहले से एक्यूट क्या एकदम से कॉर्नरी ब्लड फ्लो बंद हो गया सडनली विदाउट एनी हिस्ट्री। ठीक है, ये अगर हिस्ट्री है भी तो लेकिन पेशेंट ठीक चल रहा है लेकिन एकदम से कॉर्नरी ब्लड वेसल जो है ना वो बंद हो गई, उसमें वो यूजुअली उन केसेस में होता है जिनमें पहले से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना होता है। ठीक है, अब प्लाक जो है ना वो कॉर्नरी ऑक्लूजन दो तरह से बनता है। एक तो ये होता है कि ये वहाँ पर एक थ्रोम्बस बना देता है, यानी वहाँ पर एक सरफेस एरिया बनता है, वहाँ पे प्लेटलेट आके एग्रीगेट करते हैं। प्लेटलेट जब एग्रीगेट करते हैं तो साथ में आरबीसीज आ जाते हैं, दूसरे सेल्स आ जाते हैं एंड दे गेट डिपॉजिटेड देयर। फिर वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू भी आ जाता है उसमें, और वो जब वो एक सॉर्ट ऑफ क्लॉट बना देते हैं, क्लॉट जो होता है ना उसको कहते हैं, इस तरह जो क्लॉट बनता है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जो होता है ना वो अटैच रहता है टू द वॉल ऑफ द वेसल। ठीक है, और अगर ये थ्रोम्बस जो है ना वो डिटैच हो जाए, अलग हो जाए फ्रॉम द वॉल, तो ये सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है पल्मोनरी विद इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इसको हम कह देते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, जो डिटैच्ड थ्रोम्बस होता है उसको हम एम्बुलस कहते हैं, और ये एम्बुलस जो है ना वो ट्रैवल करता है विद इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन गोइंग टू द लंग्स और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है, और वहाँ पे जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है विच मे बी द मेन कॉज ऑफ डेथ इन इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, देयर में भी कॉर्नरी आर्टरी स्पैज्म हो जाता है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द स्मूथ वेसल बाय द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और नर्वस रिफ्लेक्स। द स्पैज्म में लीड टू सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, होता क्या है कि ये जो प्लाक होता है ये इरिटेट करता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्मूथ तो बना नहीं होता, उसके नोके वगैरह होंगी। ठीक है, वो जाके जो स्मूथ मसल ऑफ द वेसल वॉल उसको जाके जाके वो टच करता है, और वो चूंकि स्टिमुलेट हो जाता है स्मूथ वेसल तो वो कंट्रैक्ट करता है तो वेसल जो है स्पैज्म में चली जाती है, यानी वो कंट्रैक्टेड फेज में चली जाती है। ठीक है, जब वो कंट्रैक्टेड फेज में जाती है तो और यूजुअली उन्हीं एरिया में होता है जहाँ पे प्लाक है। ठीक है, और नर्वस रिफ्लेक्सेस की वजह से भी स्पैज्म में चले जाते हैं। ठीक है, अभी स्पैज्म जो होता है ना इससे बंद होगी, वेसल एकदम से बंद हो गई है और ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, और इससे स्पैज्म में ये भी हो सकता है कि वहाँ पे चूंकि एरिया जो है ना फॉर द ब्लड फ्लो वो स्टॉप कर गया, तो वहाँ पे उसी तरह जैसे पहले थ्रोम्बस बनाया कि प्लेटलेट आए या आरबीसी आए सारे उन्होंने क्लॉट बनाया, तो दूसरा एक और दोबारा सेकेंडरी थ्रोम्बस भी बन सकता है वहाँ पर। तो ये दो रीजन होती हैं कि जिससे कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है ना वो एक्यूट कॉर्नरी जो सडनली जो कॉर्नरी ऑक्लूजन होती है वो कर देते हैं। Coronary collateral circulation slowly develops within 8 to 24 hours and reaches to almost normal coronary circulation within a month। ठीक है, अब होता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ना वो बनाया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता इसकी किसी की एक्यूट डेथ नहीं होती, अगर उससे वो बच जाता है तो फिर क्या होता है कि नई ब्लड वेसल जो होती है ना वो बनना शुरू हो जाती है ऑन द साइड्स ऑफ दिस एरिया जहाँ पे प्लाक बना है या जहाँ पे ऑक्लूजन हुई है। ठीक है, सो दैट जो ब्लड सप्लाई उन वेसल से नहीं हो रही वो कोलेट्रल वेसल्स के थ्रू उनको ब्लड वेसल की सप्लाई होना, ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाए और ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाए। ये 8 to 24 आवर्स आफ्टर द अटैक वो बनना शुरू होती हैं और ये कंप्लीट हो जाती है टू ऑलमोस्ट नॉर्मल within a month। ठीक है, the patient developing slow atherosclerotic changes usually do not develop acute coronary occlusion as collaterals provide sufficient blood supply to the heart। ठीक है, जिनमें आराम से एथेरोस्क्लेरोटिक एक्टिविटी बहुत आराम से होती है, स्लो होती है, जल्दी प्लाक्स नहीं बनते, जल्दी थ्रोम्बस नहीं बनता, तो उनमें क्या होता है कि वो यूजुअली वो इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोई अटैक उनको नहीं होता, एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन उनकी नहीं होती, क्योंकि बाय द टाइम उस साइड पे कोलेटरल्स बन गए होते हैं फॉर द ब्लड फ्लो, तो उससे वो पेशेंट जो है ना वो हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई ले लेता है एंड दैट कैन सर्वाइव। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि ड्यू टू इस्केमिक वन ऑफ द दो मेन डिजीज होती है इस्केमिक हार्ट डिजीज में, एक होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और दूसरी एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है, एंजाइना का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको आम जुबान में हम एमआई कह देते हैं या हम हार्ट अटैक कहते हैं। In acute coronary occlusion, some area of the myocardium has zero blood supply and cannot sustain cardiac function. This area is said to be infected and process is called myocardial infarction।
यानी होता क्या है कि एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन में सम पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम उसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब जीरो ब्लड सप्लाई हो जाती है तो वो एरिया जो है ना दैट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली और नॉर्मली, और उस एरिया को हम फिर कह देते हैं जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा उसको कहते हैं इंफाक्टेड एरिया। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, चूंकि मायोकार्डियम में होता है तो इसको कहते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे सून आफ्टर इंफाक्शन लोकल ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स डायलेट, ब्लड सप्लाई बंद हुई है, एरिया इंफेक्टेड हो गया, उसके बाद क्या होता है कि लोकल ब्लड वेसल्स डायलेट एंड कोलेटरल वेसल्स बिगिन टू इन्वेड इंफेक्टेड एरिया। The oxygen in this stagnant blood is used by the muscles, leaving the deoxygenated blood, giving it a blue color. होता क्या है कि वहाँ पर जो साइड की वेसल जो होती है ना वो डायलेट होना शुरू हो जाती है। जब भी कहीं ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो हमने पहले पढ़ लिया कि वो उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं लोकली वो डायलेट होती है ताकि ज़्यादा ब्लड आए उधर। तो इस एरिया में भी चूँकि जो फंक्शन कम हो गया तो मोर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो आना शुरू हो जाती है इन द एरिया। जब ऑक्सीजन ज़्यादा आती है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो लेकिन चूंकि यहाँ पे आगे जाके ब्लड कहीं फ्लो नहीं करा, स्टेगनेंट हो गया, उसी जगह पर ठहर गया, तो जितनी ऑक्सीजन उसमें आई है वो तो यूज़ हो गई। जब वो यूज़ हो जाती है उसके बाद सिर्फ उसमें डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रह जाती है, उससे वो एरिया जो है ना वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, दूसरे वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ज़्यादा पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है जिसकी वजह से प्रेशर विद इन दैट एरिया ऑफ द ब्लड वो इंक्रीज कर जाता है और ब्लड फिर उसके बाद जो फ्लूइड होता है वो एक्सूड आउट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द एरिया। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियम के वो जब स्टार्ट स्वेलिंग अप, क्योंकि स्वेल अप हो जाते हैं और क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा उनके अंदर, दूसरे उनको एनर्जी सप्लाई नहीं है, तीसरे उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो और फ्लूइड जो है ना वो एक्सूड होके उनको सारे जैसे एक तालाब बन जाता है। ठीक है, उसमें वो स्वेल अप हो जाते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स द मसल डाइज। ठीक है, जब उसको कोई भी न्यूट्रिटिव या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो मसल डाइज। कार्डियक मसल नीड्स 120 ml of oxygen per 100 gram of muscle tissue per minute and left ventricle is supplied by 8 milliliters। यानी नॉर्मली तो 100 मिलीग्राम ऑफ मसल ऑफ द कार्डियक मसल को 120 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पर मिनट। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको 8 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब है उसको एक्स्ट्रा मिल रही है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ 20 to 30% भी ऑक्सीजन सप्लाई रह जाए तब भी जो कार्डियक मसल होता है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं, द पेशेंट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग डेड। ठीक है, तो अगर ये इन्फेक्टेड एरिया को 20 to 30% भी ब्लड सप्लाई चली जाए समहाउ और 20 to 30% ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए तो द पेशेंट कैन बी सेव फ्रॉम डेथ। सब एंडोकार्डियल सबसे कॉमन साइड जो होती है एंडोकार्डियल इन्फेक्शन की वो सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि एंडोकार्डियम के साथ ही जो है ना एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स बनते हैं। तो इसलिए जो है ना कॉमन साइड ऑफ द सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन की साइड भी वही बनती है जो कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की होती है। ठीक है, एज इट इज कंप्रेस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। सब एंडोकार्डियम का एरिया ही सबसे ज्यादा कंट्रैक्ट भी होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, अब कोरोनरी ऑक्लूजन होती है तो इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या होती है इनमें? एक तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकती है, दूसरे डैमिंग ऑफ ब्लड इन द वीनस सिस्टम हो जाती है, तीसरा ये है कि फिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तीन मेन कॉजेज होती हैं जो कि डेथ की वजह होती है, और चौथी जो है ना रप्चर ऑफ द इंफेक्टेड एरिया। चार मेन वजह होती हैं ऑफ द डेथ आफ्टर एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन। अब क्या है, ऑब्वियसली पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ना वो कम हो गई है, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कम हो गई है। ठीक है, इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। व्हेन द नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट द इंफेक्टेड एरिया डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड बल्जेस आउट। ठीक है, this reduced pumping ability of the heart leads to cardiac failure and death, and this condition is called coronary या cardiogenic shock। ठीक है, अब इस तरह जो होता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो तो नॉन फंक्शनिंग होता है, जो नॉर्मल मसल कंट्रैक्ट कर होते हैं तो इन्फेक्टेड एरिया दैट बल्जेस आउट डजंट टेक पार्ट इन द कंट्रैक्शन। ठीक है, जब डेफिशिएंट कंट्रैक्शन होगी या वीक कंट्रैक्शन होगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो सब्सिक्वेंटली द पेशेंट गोज इनटू शॉक, और इस शॉक को हम कह देते हैं कार्डियक या कार्डियोजेनिक शॉक। ये 40% जो केसेस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट में ये कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ठीक है, दूसरा होता है कंडीशन की जिसमें डेथ हो सकती है, डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द वेनस सिस्टम, कि उनमें पूल हो जाता है, उनमें जमा हो जाता है वेन्स के पीछे। व्हेन विद नो पंपिंग ऑफ द, आगे अगर पंप नहीं कर रहा ब्लड तो ज़ाहिर पीछे स्टेगनेट हो जाएगा ब्लड। बाय द हार्ट देयर इज डैमेज ऑफ द ब्लड इन द एट्रियल एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स।
ठीक है। एट्रिया में भी ब्लड जो है ना वो रह जाता है, रुक जाता है, और पीछे जो लंग्स होते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर स्टेगनेंट हो जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी, ठीक है। उससे ये होता है कि मेनली लंग्स में जो कैपिलरी प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ जाता है। कैपिलरी प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनीज एंड किडनीज डू नॉट एक्सक्रीट द यूरिन। सारा ब्लड जो है ना स्टॉप हो गया, ब्लड फ्लो किडनीज को भी नहीं जा रहा, तो किडनी ने भी यूरिन एक्सक्रीट करना खत्म कर दिया, ठीक है। जो लंग्स में जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो विद इन द वेसल्स जो कूलिंग हुई है ब्लड की, तो ब्लड जो होता है ना स्टार्ट्स एक्सुडिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, वो लंग टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाता है और कॉज द पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। ये देखिए इसमें ये दिखाया है, जो ये है, ये जो दिखाई है इन्फेक्टेड एरिया है, ये नॉन फंक्शनल है। तो जब मसल कंट्रैक्शन हुई है तो ये सारा मसल जो कंट्रैक्ट कर रहा है ये वाला, लेकिन ये मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, इट स्टार्ट्स बल्जिंग आउट, ठीक है। तो अब जब बल्जिंग आउट एक हिस्सा बल्ज कर गया, दूसरा वैसे ही है, तो फिर जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, कंट्रैक्शन कम फोर्सफुली नहीं होगी, तो पंपिंग जो है ना वो इनइफेक्टिव हो जाती है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, ठीक है। फिर हो जाता है फिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स आफ्टर एमआई। एमआई के बाद फिब्रिलेशन भी ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एमआई इज फिब्रिलेशन। इट मे अकर विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर इनफार्क्ट और आफ्टर 1 आवर ड्यू टू कार्डिक इरिटेबिलिटी, ठीक है। फिब्रिलेशन या तो एमआई के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है फिब्रिलेशन, या उसके 1 आवर के बाद, कि जबकि एरिया जो है ना दूसरे कार्डिक मसल जो है ना वो ज़्यादा एक्साइट होने शुरू हो जाते हैं, इरिटेबल होते हैं, उनमें ज़्यादा कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिब्रिलेशन हो जाती है, ठीक है। फैक्टर्स कौन से होते हैं विच लीड्स टू द टेंडेंसी फॉर द हार्ट टू फिब्रिलेट। अब एमआई के केस में कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फिब्रिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो एक्यूट लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई लीडिंग टू द लो पोटेशियम इन द इस्केमिक मस्कुलेचर एंड इंक्रीज पोटेशियम, ठीक है, in the ECF surrounding the heart, causing the increased irritability of the myocardium resulting in fibrillation। होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है उससे लो ब्लड सप्लाई होती है और कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो साइड पे जो एरियाज हैं उनमें चूंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एज कम्पेयर टू दिस, और पोटेशियम लेवल भी ज़्यादा होता है। पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है तो उस कार्डियक मसल्स की इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करते हैं, फिब्रिलेशन हो जाती है। दूसरा क्या रीजन हो सकती है, इस्कीमिया ऑफ द मसल कॉजिंग इंजरी करंट। जो इस्कीमिया होता है, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से जो मसल इंजरी होती है, तो उसको हम उसको इंजरी करंट भी कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम इस्कीमिक मसल टू द नॉर्मल मसल कॉजिंग फिब्रिलेशन। खुद ब खुद इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना वो निकलना शुरू होती है यहाँ से, नॉर्मल मसल में चल जाते हैं, फिब्रिलेशन कर देती हैं। तो पावरफुल सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज कॉजेज फिब्रिलेशन बाय इंक्रीजिंग कार्डिक इरिटेबिलिटी। कार्डिक जो कार्डिक मसल जो होते हैं ना उनकी एक्साइटेशन या इरिटेबिलिटी जितनी बढ़ जाती है, और अगर सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन थोड़ी सी भी है तो फिर फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। मायोकार्डियल वीकनेस लीड्स, अच्छा मायोकार्डियल जो एरिया है, जो इन्फेक्टेड एरिया है वो जो है ना वीक हो गया, उसके वीक होने से जो एक वेव जा रही है उसको ट्रैवल करने में वो ज़्यादा टाइम ले रही है, वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो वो री एंट्री ऑफ द जो है ना स्टिमुलेशन हो जाती है इनटू द कार्डिक साइकिल। री एंट्री होती है तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रैक्शन होती है, उसमें एक और जो है ना वो कंट्रैक्शन जो है ना वो समेट कर जाती है और फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर 4 फैक्टर्स जो कि which lead to the fibrillation in ventricles after myocardial infarction, जो कि cause of death होती है। फिर rupture of the infected area होता क्या है, it either occurs immediately within a day or so, but after a few days dead muscles जो होते हैं their fibers they degenerate and cardiac muscle fibers become thin and this thin area bulges out during contraction, that is systolic stretch कहते हैं हम उसको, which it comes worse can lead to fracture of the heart, ठीक है। जब जो एरिया इन्फेक्टेड हो गया या तो उसी वक्त ही फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, और या ये है कि अगर कुछ दिनों बाद भी जो थोड़ा सा वो जो फाइबर्स हैं इन दैट एरिया वो चूँकि उनकी नरिशमेंट पूरी नहीं होती है, सप्लाई पूरी नहीं होती, तो वो फाइबर्स जो होते हैं ना वो डिजनरेट कर जाते हैं और थिन हो जाते हैं। जब वो थिन हो जाते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन तो सिस्टोलिक, तो एक तरह का वो एरिया जो है ना दैट बल्जेस आउट, जब पूरा एरिया जो है ना बाकी हार्ट का ट्रैक करे तो एरिया दैट बल्जेस आउट उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। पूरा हार्ट जो है ना सिस्टली में गया हुआ है और ये जो है ना एरिया ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक स्ट्रेच। अगर ये ज़्यादा हो जाए वर्स तो दिट कैन लीड्स टू रप्चर ऑफ द हार्ट। द ब्लड सराउंड्स द हार्ट द कार्डिक टेम्पोनेट कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे जो स्टेगनेंट ब्लड होता है उसमें भी वो ब्लड जो होता है ना दैट लूज आउट, और ये रप्चर की वजह से भी जो चेम्बर में से ब्लड निकलता है वो सराउंड कर लेता है हार्ट को और कार्डिक टेम्पोनेट कर देता है। कार्डिक टेम्पोनेट हमने कल पढ़ा था कि अगर कार्डिक टेम्पोनेट हो जाए
तो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो फॉल कर जाता है। द ब्लड कैन नॉट फ्लो इनटू द राइट एट्रियम एंड द पेशेंट डाइज ऑफ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो चूंकि उसके बाहर प्रेशर ऑन आउटसाइड द हार्ट इंक्रीज कर जाता है और वो डेथ हो जाती है। तो 4 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं which lead to death after MI: decreased cardiac output, damage of blood in venous system, फिर fibrillation of ventricles after MI और rupture of the impacted area। अब MI से पेशेंट रिकवर भी करते हैं, ठीक है, जिनको इमीडिएटली और विद इन टाइम उनको चली जाती है मेडिकल एड, तो वो बच भी जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये स्टेजेस ऑफ रिकवरी में रिप्लेसमेंट होती है ऑफ द डेड वेसल बाय द स्कार टिश्यू और कोरोनरी स्टील सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कैसे होती है? सेंट्रल एरिया ऑफ द इंफेक्टेड एरिया इज डेड, सेंट्रल एरिया से डेड होता है उसका जो इंफेक्टेड पोर्शन है। सराउंडिंग एरिया जो है ना वो नॉन फंक्शनल होता है लेकिन अलाइव होता है। ये एरिया जो है ना विद इन डेज और सो ये फंक्शनल हो जाता है क्योंकि उसमें कोलेटरल सर्कुलेशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है ऑन द मार्जिन। सेंट्रल एरिया जो है ना उसमें फाइब्रस टिश्यू इन्वेड करना शुरू करता है, फाइब्रस स्कार बना देता है। फाइब्रस स्कार की क्वालिटी होती है कि वो बाद में कंट्रैक्ट करता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना इट अकर्स आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, तो इसमें ओल्ड स्कार्स भी कभी नजर आ जाते हैं पेशेंट्स के जब हम एमआई का केस देखते हैं। नॉर्मल कार्डिक मसल हाइपरट्रोफी कर जाता है टू कंपनसेट द लॉस डेड मायोकार्डियम एंड हार्ट रिकवर्स विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो जो रिकवरी में होते हैं उनमें होता यह है कि दरमियान में फाइब्रस टिश्यू बच जाता है और वो स्कार बनता है और वो डिसॉल्व हो जाता है और बाकी कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होती है और वो फंक्शनिंग हो जाता है। दूसरे इसमें नॉर्मल जो हार्ट मसल होते हैं वो हाइपरट्रोफी कर जाते हैं और अपना उनका साइज इंक्रीज कर जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है ताकि वो जो नॉन फंक्शनिंग पार्ट है उसको वो कंपनसेट कर सकें। ठीक है, अब होता है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एमआई। इफ द लोड ऑन द हार्ट इज इंक्रीज्ड एज इमोशनल स्टेट में या एक्सरसाइज में जो है ना होता है कि कार्डिक मसल जो है ना वो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है एंड इट गेट्स मोर ब्लड सप्लाई लीविंग द कोरोनरी वेसल्स विद डिप्लीटेड अमाउंट ऑफ द ब्लड, सो एब्सोल्यूट बॉडी रेस्ट इज नीडेड। ठीक है, होता क्या है कि कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में होता है कि कोरोनरी वेसल से ब्लड स्टील कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, जो कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स को जो दूसरे जो मसल्स में जो है ब्लड है उसको चला जाए। ठीक है, वर्कलोड ऑफ द हार्ट अगर इंक्रीज कर जाएगा तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है ना जिन्होंने हार्ट को सप्लाई करना है उनमें ब्लड कम रह जाता है और दूसरा जो होता है ना ब्लड टू द अदर एरियाज वो ज़्यादा चला जाता है। सो यहाँ से जो है ना ब्लड स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है, जो कि दूसरे मसल्स को सप्लाई हो जाता है, जिसको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम ये होता है उन पेशेंट्स में जो कि एमआई से रिकवर कर जाते हैं और अगर वो इमोशनल स्टेट में या एक्सरसाइज में चल रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो एमआई के पेशेंट्स हैं उनको रेस्ट में रखा जाए ताकि दूसरे हार्ट के ऊपर उनको लोड ना पड़े और उसका हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द कार्डिक मसल ना हो जाए। ठीक है, और इसमें देखो माइल्ड इस्कीमिया में ये थोड़ा सा माइल्ड इस्कीमिया हुआ है और ये थोड़ा सा नॉन फंक्शनल हो गया है। ठीक है, अभी नॉन फंक्शनल है ये डेड फाइबर्स है अंदर, ये साइड में नॉन फंक्शनल एरिया है, ये सारे डेड फाइबर्स है। फर्दर ये देखिए ये फाइब्रस टिश्यू बन गया है, ये फाइब्रस टिश्यू कंट्रैक्ट किया है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी फंक्शनल एरिया शुरू हो जाता है। ये इसको उसने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया, विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फंक्शन ऑफ द हार्ट आफ्टर रिकवरी। अब रिकवरी जब होगी हार्ट फंक्शन मोस्टली एट द नॉर्मल पेस बट पंपिंग एबिलिटी इज परमानेंटली डिक्रीज्ड एंड द कार्डिक रिजर्व व्हिच इज 300 to 400%। नॉर्मल हार्ट में जो कार्डिक रिजर्व होता है 300 to 400% ये हो जाता है सिर्फ 100% इन द एमआई रिकवर्ड केसेस। ठीक है, सो जिंदगी चलती तो रहती है लेकिन यह है कि हम उस पर ज़्यादा हार्ड लोड नहीं डाल सकते क्योंकि पंपिंग एबिलिटी परमानेंटली उसकी डिस्टर्ब हो गई है। अब एक कंडीशन की पेन इन द कोरोनरी हार्ट डिजीज। Ischemia causes the muscles to release lactic acid and other promoting products like histamine, kinins and cellular proteolytic enzymes। ये क्या होता है कि जब इस्कीमिया होता है तो वहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि पेन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, हिस्टामिन आ जाता है, काइनिन्स आ जाते हैं, प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स आते हैं। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ना दे कॉज पेन एंड सेंड सेंसिटिव इम्पल्सेस टू द सीएनएस कि जी हाँ जी ये इस एरिया में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है और यहाँ पर पेन होती है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज द पेन फेल्ट बीनीथ द अपर स्टर्नम। अपर स्टर्नम के अंदर जो है ना दर्द फील होती है ओवर द हार्ट ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। Whenever the load on the heart becomes great, the condition is called angina pectoris। ठीक है, इसमें पेन फील होती है due to the vasoconstriction on the at the level of the heart just beneath the sternum। ठीक है, दिस कैन बी इसको हम ये पेन रेफर हो सकती है लेफ्ट आर्म दाएं बाजू में भी जा सकती है, शोल्डर में भी जा सकती है, नेक में जा सकती है, साइड ऑफ द फेस में भी जाती है और इसको हम रेफर पेन कहते हैं क्योंकि दीज एरियाज आर सप्लाइड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जिससे कि हार्ट सप्लाई हो रहा है। ठीक है,
The patients with the chronic angina pectoris, the pain is felt off and on whenever there is stress condition and in cold temperature or heavy stomach. जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो भी उनको एंजाइना हो सकता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो, शिवरिंग हो, तो भी उनको हो सकता है। और स्ट्रेस कंडीशंस में भी उनको एंजाइना की पेन होती है। These conditions increase the workload of the heart. The pain lasts for few minutes and is described as hot, या तो hot कि बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी फील हो रही है, या होता है कि कोई चीज़ हमें प्रेस कर रही है, दबा रही है, या ऐसा होता है कि जैसे अंदर कोई चीज़ हमें कंस्ट्रिक्ट कर रही है, यानी दम घुट रहा है। पेशेंट जो है ना, उसकी डिफरेंट कंप्लेंट होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? वेजोडाइलेटेड ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होती है। इसमें हम वो मेडिसिन देते हैं जो कि वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन प्रोडक्ट्स होती हैं, या नाइट्राइट्स दे देते हैं, जो कि ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं उसको। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जो कि वेजोडाइलेट करते हैं। दीज ड्रग्स ब्लॉक द सिम्पैथेटिक बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जिसको आप एक्टिवेट कर रहा होता है, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वेजोडाइलेटेशन हो जाती है। ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? एओर्टिक कॉर्नरी बाईपास कर देते हैं हम, जाहिर है अगर कॉर्नरी ब्लड वेसल्स में बार बार ये हो रहा है, और या कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। ठीक है। दीज आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। This is the whole story of today's lecture. If you have any question, I am here to answer you. ये तीनों आपने अच्छी तरह ये याद कर लेना। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ये मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है। ब्लड फ्लो एक्सरसाइज में कितने चेंजेस आते हैं, ये सारा ये देखिए। ये काफ मसल में कितने ब्लड फ्लो इंक्रीज किया है, फिर इसमें लोकल रेगुलेशन होती है वेजोडाइलेटस के थ्रू, फिर नर्वस होती है सिम्पैथेटिक के थ्रू, और सीवियस चेंजेस जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आती हैं उसमें मैथ सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं। फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है इसमें, और ये जो है ना, ये सिग्निफिकेंस है इसकी। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू सप्लाई द मसल्स में। देखिए सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, विच इज डिपिक्टेड बाय रेड जो लाइन्स हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन। कॉर्नरी सर्कुलेशन में राइट लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं, मेनली राइट सप्लाई करती है, और लेफ्ट जो है ना इंटीरियर और थोड़ा सा लेटरल पोर्शन करती है। वेन्स में जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितनी वेन्स आ रही हैं, और बाकी एरिया ऑफ द हार्ट से वो जाके कॉर्नरी साइनस में ट्रेन करती हैं, राइट एट्रियम में चली जाती हैं। बाकी रेस्ट राइट साइड से डायरेक्टली राइट एट्रियम में जाती हैं, और छोटी जो वेसल्स होती हैं फिब्रिशियस वेसल्स, वो डायरेक्टली उन चेम्बर्स में ही ट्रेन कर देती हैं वीनस ब्लड। ठीक है। कॉर्नरी जो है ना वो सरफेस आर्टरीज पे पड़ी होती हैं, और बाकी जो सप्लाइंग ब्रांचेस होती हैं वो अंदर पेनिट्रेट करती हैं और सबको सप्लाई कर देती हैं। ठीक है। और जो सब एंडोकार्डियल जो होती हैं वो 1/10 पोर्शन जो है ना वो ब्लड फ्लोइंग विद इन द हार्ट, उनसे वो अपनी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है। दिस इज द पिक्चर शोइंग द डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉर्नरी सप्लाई। ठीक। नॉर्मल कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो होता है ना, ये 225 ml होता है, 4 to 5% का होता है। और जो जो मसल पे वर्कलोड होता है वो 6 to 9 टाइम्स इंक्रीज करता है। कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो होता है ना वो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। उसकी कंपनसेशन में जो हमारा एनर्जी होता है, कंजम्पशन जो सिस्टम होता है हार्ट का, एफिशिएंसी वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो ज़्यादा कम ब्लड से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिट्रीव कर लेता है। ठीक है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज में जो कि कॉर्नरी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो का सिचुएशन होती है, जो फ्लो हो जाता है कॉर्नरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है सिस्टली में, और डायस्टली में बढ़ जाता है। फिर कॉर्नरी ब्लड फ्लो के कंट्रोल जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, लोकल होते हैं और नर्वस कंट्रोल होते हैं। नर्वस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। लोकल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो ब्लड सप्लाई करते हैं। नर्वस जो होता है ना वो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन वगैरह से होता है। ठीक है। और ये भी मेनली अपना काम थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर से करते हैं इनडायरेक्टली। फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज आ जाती है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लाक बन जाते हैं वो हमारे जो है ना वो डिफरेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें कि जेनेटिक आ जाता है, ओवरवेट, ओबीस, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारे ये मिलकर हमें दवाई ले आते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना देते हैं। एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की ही वजह से होती है, और उसके जो होता है रिजल्ट्स क्या होते हैं, रीजंस क्या होती हैं, वो आपने देखना है। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ना, अगर इन्फेक्टेड एरिया हो तो फिर वो कार्डिक जो है ना वो अगर ब्लड सप्लाई जीरो हो जाए टू द एरिया ऑफ मसल, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। प्रोसेस को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फेक्शन में जो है ना उसका पूरा मैकेनिज्म है, वो आपने देखना है कि वो कैसे हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ डेथ क्या होती हैं, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होती है, डैमेज ऑफ ब्लड इन द नर्वस सिस्टम। फिर ये है कि जो नॉन फंक्शनिंग जो बल्जिंग होती है उसकी ये बहुत अफेक्ट करती है इसको। फिब्रिलेशन हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज इन द एमआई, और रप्चर ऑफ द इफेक्टेड एरिया
फॉरन भी हो सकता है, लेटर स्टेजेस भी हो सकता है, ठीक है। फिर रिकवरी में जो होता है ना, इसको फाइब्रस टिश्यू से भी वो हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और फंक्शनिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा कॉर्नरी स्टील सिंड्रोम होता है, उसमें रेस्ट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना करे और स्ट्रेस में आ जाए तो फिर नॉर्मल जो ब्लड होता है, नॉर्मल कार्डियक मस्कुलेचर को ज़्यादा ब्लड चला जाता है, कॉर्नरी कम जाता है, तो उसमें जो है ना इसको हम कॉर्नरी स्टील सिंड्रोम कह देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं रिकवरी। और जो है एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन जिसमें कि पेन होती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द डिफरेंट पेन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें लैक्टिक एसिड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट हार्ट के ऊपर होती है, बीनीथ द स्टर्नम होती है, और रेफर पेन होती है, और जो डिफरेंट एरियाज को रेफर करते हैं, ठीक है। और ये वर्कलोड ऑफ द हार्ट की वजह से इंक्रीज कर जाती है, और इसको ट्रीट हम करते हैं विजोडाइलेटर सब्सटेंसेस से और बीटा ब्लॉकर से और सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं। एंड ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बी अटेंटिव। और अब जाके अपना जो है ना नमाज पढ़ो और बाकी आके अल्लाह को याद करो और अपने एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।